नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का यूनिट नंबर 4 की। और ये जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, इसमें हम लोग बात करेंगे 4.1 में, है ना। 4.1 में हम लोग बात करेंगे ध्यान की। ये भैया ध्यान क्या है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटेंशन, है ना। ध्यान क्या है या अटेंशन क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग कहते हैं सर ध्यान, है ना। मैं भी कहता हूँ आपसे ध्यान लगा करके पढ़िए, है ना। कक्षा में जब आपको शिक्षक भी पढ़ाता है तब भी कहता है ध्यान लगा कर भैया बात सुनो, है ना। या हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पर या हम लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो कहते हैं भैया ध्यान लगा करके चीज़ों को सुनिए, है ना। ध्यान लगा करके कृपया ध्यान दीजिए, है ना, ये कहा जाता है। तो ध्यान क्या है आखिरकार, ये ध्यान यानी कि अटेंशन क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो कहेंगे सर प्रतिदिन में अक्सर हम लोग अगर बात करते हैं तो कहते हैं ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। एक अगर बात करें एक छात्र का, है ना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, तो कहते हैं कक्षा में जब भी कोई क्रिया कौशल छात्र को कराया जा रहा हो तो भैया उस क्रिया कौशल को जब कराया जा रहा हो तो उस क्रिया कौशल को बेहतर सिखाने के लिए, है ना, उस क्रिया कौशल को बेहतर सिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि बच्चों से आप ध्यान लगा करके सुनिए। और बच्चे ध्यान कब लगाते हैं, जब हम उनको आकर्षक चीज़ें दिखाते हैं या उनकी रुचि के अनुसार चीज़ों को सिखाते हैं। अगर बच्चा तत्पर है सीखने के लिए, है ना, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आकर्षण, रुचि और ध्यान कह सकते हैं कि ध्यान के अंतर्गत जब बच्चा रुचि लेगा तब ध्यान से काम को करेगा, अटेंशन के साथ काम को करेगा। जब बच्चा आकर्षक वस्तुओं को, आकर्षक चीज़ों को हम दिखाएंगे तब भी बच्चा अटेंशन या ध्यान के साथ में कार्य को करेगा। इसके लिए हम कह सकते हैं ध्यान, या इसी को हम लोग ध्यान, अटेंशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवधान भी बोलते हैं, है ना। अवधान या ध्यान क्या है, तो आप कहोगे सर ये एक मानसिक क्रिया है। क्या है, ये एक मानसिक क्रिया है। अवधान केंद्रित करने पर ही हमें विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। अतः किसी बात को सीखने अथवा किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवधान की आवश्यकता होती है। किसी बात को सीखने के लिए या किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अवधान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत उस समय बच्चा या व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, कैसे जागृत अवस्था में है और कौन सी वस्तुएं बच्चे को पाठन क्रिया के समय या कह सकते हैं खेलने के समय हो तो कौन सी वस्तु जो है वो बच्चे के लिए बेहतर होती है। इसमें बच्चे की चेतन अवस्था, उसको बेहतर करना, कह सकते हैं कि जो B.N. झा जी जो थे, B.N. झा, है ना, B.N. झा के अनुसार किसी विचार या संस्कार को चेतना में स्थिर करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवधान कहलाएगी। किसी विचार या संस्कार, है ना, इसको चेतना में स्थिर करने की जो प्रक्रिया होगी, चेतना में जो स्थिर करने की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, अवधान कहलाएगी, अटेंशन कहलाएगी। विचार और संस्कार को चेतना में स्थिर करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, अवधान कहलाएगी। किसी भी विचार को, है ना, किसी भी संस्कार को अगर हम अपने चेतन मन में या चेतना में एकत्रित कर लेते हैं, है ना, उसको स्थिर कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा ध्यान या अवधान कहलाता है। ऐसे ही वुड के अनुसार, वुड ने क्या परिभाषा दी, वुड के अनुसार वुड ने कहा कि अवधान एक प्रक्रिया है। अवधान एक प्रक्रिया है
जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा में चेतन क्रिया को जो है वो केंद्रित करता है। अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। अवधान क्या है? एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। हम कह सकते हैं कि आपका ध्यान के विभिन्न कार्यों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बच्चे का एक तो होता है आपका अलर्टिंग फंक्शन यानी कि ध्यान केंद्रित जागरूकता की स्थिति को प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता के साथ में चीज़ों को संदर्भित किया जाएगा। इसमें व्यक्ति के जो हस्तक्षेप हैं, जो चले आ रहे हस्तक्षेप हैं, उन व्यक्ति को जो चले आ रहे हस्तक्षेप है इसकी जानकारी, इसको रोका जाएगा। इसके लिए जो भी चयनात्मक फंक्शन होगा, चयनात्मक ज्ञान या चयनात्मक कार्य जो होगा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि चयनात्मक एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करेगा जिसके द्वारा उत्तेजना या चल रही रुचि की जो उत्तेजनाओं पर ध्यान है उसको केंद्रित किया जाएगा। अन्य उत्तेजनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और चयनात्मक ध्यान के रूप में इसको बेहतर बनाया जाएगा। जो कुछ जानकारी होगी उसको हम लोग अंदर और अन्य जानकारी को बाहर करने की अनुमति देंगे। तो ये आपको सेलेक्टिव यानी कि आपका चयनात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। कुछ ऐसे कार्य होंगे जो सीमित क्षमता के अंतर्गत होंगे। क्या होंगे? सीमित क्षमता के अंतर्गत होंगे। सीमित क्षमता के अंतर्गत जो भी नई टेक्निक्स हैं ये अनुसंधान के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। यानी कि टेक्निक्स के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, अनुसंधान के माध्यम से स्थापित किया जाएगा कि हमारे पास बाहरी दुनिया में उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने की सीमित क्षमता कितनी है। अर्थात जिन संसाधनों को हम आवश्यकता के अनुसार संसाधित करेंगे, हमारे पास आने वाली सूचनाओं को संसाधित करने की सीमित क्षमता देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सीमित क्षमता के अंतर्गत आएंगी, लिमिटेड कैपेसिटी के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही सतर्कता में कह सकेंगे किसी कार्य पर लगातार कुछ समय तक ध्यान बनाए रखना। कोई भी कार्य है उस पर लगातार कुछ समय तक ध्यान केंद्रित करना, यह आपका सतर्कता के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई स्क्रीन हो सकती है ना, जहाँ पर निरंतर ध्यान को सतर्क तरीके से उसको बेहतर बनाया जा सके। ऐसे ही ध्यान के कारक क्या होंगे? क्या होगा? ध्यान के कारक क्या होंगे? तो हम कहेंगे भैया ध्यान के कारक एक तो होगा एक होगा आपका बाहरी कारक और एक होगा आपका आंतरिक कारक। ये ध्यान के दोनों कारक होंगे। बाहरी कारक के अंतर्गत जो भी तीव्रता है उसको देखा जाएगा। यानी कि तीव्र ध्यान की जो स्थिति है, या उद्दीपक का जो भी आकार है, जो भी ऑब्जेक्ट हम बच्चे को दिखा रहे हैं, बड़े आकार का है, छोटे आकार का है, उसके फ़ायदे क्या हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, जो भी गुणवत्ता है बच्चे की वो देखी जाएगी। बच्चे की गति देखी जाएगी, गति में परिवर्तन को शामिल किया जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें। और दोहराव, यानी कि बच्चे का लाभ क्या है, उद्दीपन में दोहराव कितना हो रहा है, कितना बच्चा आकर्षित हो रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। आंतरिक कारक में आपके बच्चे की रुचि आ जाएगी। बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है ना, रुचि होगी। बच्चा नवीन ध्यान को बेहतर बनाएगा। व्यक्ति में रुचि पैदा होगी, एक खिलौना होगा, मोटर कार होगी, है ना। कौन कौन सी चीज़ों को आकर्षक ढंग से बच्चा कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें होंगी आपकी। कह सकते हैं भावना, यानी कि इमोशन, ध्यान ही भावना को निर्धारित करता है। एक व्यक्ति अपने प्रिय के जो अच्छे गुण हैं
उनको बेहतर बना सकेगा। व्यक्ति अपने शत्रु के बुरे गुणों को भी ध्यान में रखेगा। आदत और शिक्षा, यानी कि आदत और शिक्षा ही ध्यान निर्धारित कर सकेगी और प्रशिक्षण पहले अनुभव ध्यान देने की जो सुविधा है वो प्रदान कर सकेंगे। तो ये आपका ध्यान के अंतर्गत था, इसको हम लोग अवधान या अटेंशन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आ जाता है कभी कभी आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद में आपका क्या है दोस्तों, धारणा। 4.2 में बात होगी धारणा की, परसेप्शन की। परसेप्शन यानी कि धारणा, परसेप्शन क्या है और धारणा क्या है, इसकी बात होगी। धारणा क्या है या अवधारणा क्या है, इसको हम कहेंगे, इसको हम लोग त्रिआयामी, इसको हम लोग त्रिआयामी है ना दुनिया के रूप में देखते हैं, जहाँ पर आकृति, जिसमें विभिन्न आकृति, रूप, आकार, वस्तु, जो रंगों की और स्थिरता है वो देखने को मिलती है। इसमें बच्चे के लिए कह सकते हैं कि बाहरी दुनिया का अनुभव कराया जाएगा, मुक्त वातावरण दिया जाएगा और बच्चे जो भ्रम है उसको दूर किया जाएगा। जैसे रात में रस्सी को सांप, मालूम हुआ बच्चे ने रस्सी को देख लिया तो कह रहा है सांप है ना, तो उसने क्या किया, अब धारणा बना ली अपने मन में कि कोई भी अगर रस्सी हमें दिखेगी तो क्या होगा कि वो सांप होगी, है ना। तो ये एक धारणा बन जाती है मन में। कहते हैं कि हमने जिन चीज़ों को अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीख लिया है, हमने जिन चीज़ों को बाहरी माध्यमों से सीख लिया है, दृश्य, श्रव्य, गंध, स्वाद, है ना, स्पर्श करके ठंडा गर्म हुआ, है ना, इन सभी चीज़ों से हमने जब चीज़ों को सीख लिया तो वहाँ पर जो हमारे मन में धारणा बन जाती कि गर्म होगी तो बहुत गर्म होगी, हम जल जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी धारणा है ये हम इंद्रियों के माध्यम से भी हमारे अंदर आ सकती है। हम चीज़ों को देख करके, सुन करके, है ना, स्वाद करके, स्पर्श करके, है ना, ठंडा गर्म, इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग चीज़ों को सीख सकते हैं। धारणा को हमारी मान्यता और संवेदी जानकारी की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। धारणा को क्या, हमारी जो भी मान्यता है और जो भी संवेदी जानकारी हैं, है ना, संवेदी जानकारी है, इनके रूप में परिभाषित किया गया। धारणा में कह सकते हैं शामिल किया गया है कि हम जानकारी की कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कैसे हम प्रतिक्रिया को सोच सकते हैं और कैसे संवेदी जानकारी के द्वारा चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरण में बातचीत कर सकते हैं, है ना, कुछ सार्थक जो अनुमति है वो कैसे हमें मिल सकती है। ऐसे ही कर सकते हैं आकृतियों की धारणा होगी। आकृतियों की धारणा के अंतर्गत आकृतियों की धारणा, तुम आकृतियों की धारणा यानी कि परसेप्शन ऑफ शेप्स, है ना, परसेप्शन ऑफ शेप्स, परसेप्शन ऑफ शेप्स। तो आकृतियों की धारणा के अंतर्गत जो भी चित्र होंगे उनको देखा जाएगा, ब्लैक बोर्ड, चौक, है ना, इसके माध्यम से जो भी पृष्ठभूमि होगी वो तैयार की जाएगी। निकटता देखने को मिलेगी, है ना, कि किसी भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति निकटता कितनी है। समानता देखने को मिलेगी, जो भी उत्तेजना हो रही है बच्चे के अंदर वो आवश्यक है या नहीं है, इन वस्तुओं में समानता देखने को मिलेगी। चित्रों में समानता देखने को मिलेगी। वर्ग, त्रिभुज, है ना, वर्ग क्या है, त्रिभुज क्या है, इनकी आकृतियों में सामूहिकरण और समानता देखने को मिलेगी। निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी, उत्तेजना में एक ही दिशा या आकार में चीज़ें फैली होंगी। संपूर्ण चित्र ए और बी को देखा जाएगा, हालांकि घुमावदार जो भी रेखा होगी वो भी आपकी देखी जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति ने या बच्चे ने जो भी धारणा बना ली है अपने मन में, उन धारणा को यहाँ पर कह सकते हैं, मान लीजिए कि बच्चा अंतरिक्ष के बारे में जान रहा है तो इसको भी हम लोग कह सकेंगे अंतरिक्ष में कितनी ग्रह हैं, है ना, कितनी छवियाँ हैं, इन चीज़ों का सामूहिकृत करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं। दूरी, है ना, ये भी आपके आएगा, साइज भी आएगा, भौतिक आकार क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी धारणा के अंतर्गत आएंगी। धारणा को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो हम कहेंगे सर धारणा को आपका आंतरिक कारक हुआ बच्चे का, चर, अचर, उत्तेजना, है ना, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश,
आंतरिक ज़रूरतें, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो धारणा को प्रभावित करेंगी, धारणा को कहीं ना कहीं से प्रभावित कर। धारणा को ज़रूरत भी प्रभावित करेगी, यानी कि बच्चा भूखा है, प्यासा है ना, और कह सकते हैं कि बच्चे को क्या खाना पीना है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत चर जैसे ज़रूरतें, भावनाएं, मूल्य, व्यक्तित्व, ये हमारी धारणा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होंगे जो हमारी धारणा को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। इसके बाद में स्टार बना करके, ऐसे स्टार बनाइएगा, ऐसे वाला स्टार है ना, ऐसे वाला स्टार बनाते हैं हम लोग। जब भी हम लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो हम लोग ऐसे वाला स्टार बनाते हैं। और क्या कहते हैं, 4.3 जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मृति, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मृति या मेमोरी। तो कहते हैं सर मेमोरी सभी के पास है, स्मृति सभी के पास है, ये भी आपकी क्या है, एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया, इसकी सहायता से गत अनुभवों को, जो कि मानसिक संस्कार के रूप में अचेतन मन में विद्यमान है हमारे, इनके लिए व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। आपकी स्मृति क्या है, तो हम कहेंगे मैकडूगल के अनुसार स्मृति क्या है, तो कहेंगे स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना, जो हमारे साथ में पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं उनसे हमारा अनुभव क्या हुआ है, हमें कितना सीखने को मिला है, तो उसके बारे में, और या कह सकते हैं कि उसकी क्या करना, कल्पना करना, उसको पहचान लेना कि वे स्वयं से ही भूतकालीन अनुभव उन्हें मिल रहा है या नहीं। यानी कि जो भी हमने अभी तक धारण किया था उसको अपने अचेतन मन में रखना, और वो हमें वर्तमान समय पर आने पर चीज़ें हमें ध्यान में आ जाएं, हमें याद आ जाएं वो चीज़ें, पूर्व में एक बार सीखी गई, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार कह सकते हैं कि पूर्व में जो भी क्रिया हमने सीखी है उस क्रिया का पुनः स्मरण है ना, उस क्रिया का पुनः स्मरण करना ही क्या है, स्मृति है। उस क्रिया का पुनः स्मरण करना ही क्या है, स्मृति है। जो भी पूर्व में हमने चीज़ों को सीखा उस क्रिया का पुनः स्मरण करना, उन क्रियाओं को पुनः याद करना आपकी क्या है, स्मृति है। स्मृति के अंग के अंतर्गत यानी कि पार्ट्स ऑफ मेमोरी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आपका सीखना है ना, सीखना, धारणा, रिटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, पुनः स्मरण और पहचान, ये चारों चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। सर्वप्रथम हम बच्चे के सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्मृति का पहला अंग जो है उसको हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेहतर ढंग से सीखते हैं, जिनकी रुचि होती है सीखने में, और वो चीज़ों को स्मरण भी कर लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। ऐसे ही रिटेंशन यानी कि धारणा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी धारणा शक्ति जो होती है बहुत ही बेहतर होती है। यदि कोई बालक सीखी गई वस्तुओं को याद कर ले रहा है, उसको स्मृत कर ले रहा है, और जब ज़रूरत पड़ रही है तो उसको वो याद कर ले रहा है, बेहतर कर ले रहा है, तो उसको हम लोग धारणा शक्ति के अनुसार, गुड रिटेंशन के अनुसार देखते हैं। मनुष्य की धारणा शक्ति को परिष्कृत करने में संस्कृति का भी जो योग है वो रहेगा। इसके बाद में जो चीज़ें हमने सीखी थी, धारण कर ली थी, इनको क्या किया जाता है, फिर से स्मरण किया जाता है, पुनः स्मरण, या हम कह सकते हैं रिकॉल किया जाता है, फिर से उनको याद किया जाता है। पुनः स्मरण जो है वो तीसरा तरीका है जो हमने पुनः स्मरण के अंतर्गत अनुभवों और अधिगम को
वर्तमान में चीज़ों को उत्पादित किया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूर्व अनुभवों अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन में धारण करना और उन्हें फिर से याद करना, पुनः स्मरण करना, जिसके पश्चात अनुभव, मन, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हम बेहतर बना सकें, उनके भविष्य और आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके बाद में आपका रिकॉग्निशन आता है, यानी कि पहचान आता है। यह चौथा अंग होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी बच्चा हो, पूर्व समय में चीज धारण करके अच्छी स्मृति बच्चे की बनाई जा सकती है। इसमें कह सकते हैं कि अगर बच्चा कहीं पर जा रहा है, कहीं पर आ रहा है ना, तो इनको हम चीज़ों को पहचान करके, मान लीजिए घर पर बच्चे ने कुछ चीज़ों को देखा और घर के बाहर भी गया, है ना, तब भी बच्चे ने उस चीज़ को देखा और पहचान लिया, तो ये आपका रिकॉग्निशन के अंतर्गत आएगा, चीज़ों की पहचान के अंतर्गत आएगा। इसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी संवेदी स्मृति होती है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अल्पकालीन स्मृति होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी दीर्घकालीन स्मृति होती है। कुछ बच्चे ऐसे जिनकी संवेदी, अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति। तो संवेदी स्मृति में जो भी बच्चे हैं, इनके संवेदी अंग किसी भी प्रकार किसी भी सूचना को वातावरण में ग्रहण कर लेते हैं। निष्कर्ष यह निकाला जाएगा कि हमने देखने और सुनने में, चीज़ों की अनुभूति करने में किन चीज़ों को देखा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ सेकंड तक ही चीज़ों को याद कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं कर पाते। अल्पकालीन स्मृति, जिसमें सूचनाएं हमारे ध्यान में जब आती हैं तो हम उनको अल्पकालीन भाग तक ही बनी रहती हैं, वो दीर्घकालीन भाग में नहीं जाती। अल्पकालिक स्मृति को क्रियात्मक स्मृति भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की स्मृति का उदाहरण फ़ोन नंबर को याद करना, यानी कि कुछ देर पहले हमने फ़ोन नंबर को याद किया था और उसके बाद में हमने क्या किया, उस नंबर को हम लोग भूल गए। 30, 40, 50 सेकंड बाद उस नंबर को हम लोग भूल गए। ऐसे ही दीर्घकालीन स्मृति, यह स्मृति जो है वो सबसे कह सकते हैं अच्छी स्मृति है। हमने परसों क्या खाया था, कल क्या खाया है, उसके पहले क्या खाया था, वो सारी चीज़ें हमें याद रहना, उनका क्षय बिल्कुल भी ना होना, वो ख़त्म बिल्कुल भी ना होना, तो ये आपकी स्मृति के अंतर्गत आती है। स्मृति से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यानी कि समस्या जो है ना उसका समाधान होता है। और हम कह सकते हैं कि बच्चों में समझ विकसित होती है, सही समाधान का चयन किया जाता है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेमोरी या स्मृति के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूनिट 4.4 की, जिसको हम लोग कहते हैं कि बुद्धि। और इसको भी लगा लो क्या भैया, ऐसे ऐसे करके इम्पोर्टेंट लगा लो इसको भी। बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और गार्डनर के बारे में आपसे पेपर नंबर 2 में पूछा भी गया था। तो हम लोग बात करते हैं बुद्धि की, आखिरकार बुद्धि क्या है। तो जैसे ही हम लोग कहते हैं कि बुद्धि, तो हम रोज़ कहते हैं सर हमारे पास बुद्धि बहुत है ना, यानी कि बुद्धि के द्वारा ही हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। जो भी चीज़ों को सीखते हैं, स्मरण करते हैं, अपने कौशल को बेहतर बनाते हैं, अमूर्त सोच उत्पन्न करते हैं, अपने अनुभव को देखते हुए लाभ उठाते हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कह सकते हैं कि बुद्धि के अंतर्गत आती है। जो भी हमारे गत अनुभव हैं, जो हमने अभी तक चीज़ों को सीखा है, उनसे हम नई नई परिस्थितियों में चीज़ों को समायोजित करके सोचने और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता हमारी क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। बुद्धि के बारे में कहा गया, वुडवर्थ ने क्या कहा कि बुद्धि कार्य करने की क्या है, बुद्धि कार्य करने की क्या है, विधि है। बुद्धि
कार्य करने की विधि है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी वातावरण था, जो भी हमने चीज़ों को समायोजित किया था और जो भी हमें कार्य दिया गया है, कौशल कराया जा रहा है, तो उस कौशल को करने की विधि क्या है, वो आपकी बुद्धि है। एक बहुत ही अच्छी परिभाषा वेस्लर जी के अनुसार, है ना, इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावित ढंग से क्या करता है, समायोजन करता है। मैंने आपको बताया कि व्यक्ति क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, तो करेगा क्या कि समायोजन करेगा चीज़ों के साथ में, कह सकते हैं उद्देश्यपूर्ण क्रिया करेगा, विवेकशील चिंतन करेगा और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से क्या करेगा, समायोजन करेगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका बुद्धि कहलाएगा। और वेस्लर ने बुद्धि की ये परिभाषा दी, कहा कि जो भी संज्ञानात्मक व्यवहार हैं इनको देखा जाएगा, सूझबूझ के द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा, नई परिस्थितियों में समस्या का समाधान किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी बुद्धि कहलाएगी। हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि के द्वारा समस्या को सॉल्व करते हैं, जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। अमूर्त और मूर्त चिंतन जो है वो भी हम किससे करते हैं, बुद्धि के द्वारा करते हैं। जो भी वातावरण है इसको समायोजित करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातों को सीख सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बुद्धि के अंतर्गत आएंगी। हम कहेंगे बुद्धि के कितने प्रकार, बुद्धि के प्रकारों की बात करेंगे तो बुद्धि के कितने प्रकार, तो कहोगे सर थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के कितने, 3 प्रकार बताए, जिसमें से कहा एक आपका अमूर्त बुद्धि, एक आपका अमूर्त बुद्धि, दूसरी आपकी मूर्त बुद्धि और तीसरी आपकी क्या, सामाजिक बुद्धि। ये तीनों बुद्धियाँ जो आपकी बताई गई, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धियाँ, तो कहा गया कि ऐसे बच्चे जिनके पास गणित, अशाब्दिक, है ना, सांकेतिक समस्याएं, है ना, इनका समाधान किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगी। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने, लिखने, तर्क, है ना, इन सब से संबंधित जो क्रियाएँ हैं उनको कर सकेंगे। कवि जो होगा या साहित्यकार होगा उसके पास पे क्या होगा, आपका अमूर्त बुद्धि होगी। ऐसे ही बात करते हैं मूर्त बुद्धि की, तो मूर्त बुद्धि में कहते हैं यह एक आपकी स्थूल बुद्धि है। इसमें वस्तुओं का व्यवहारिक ज्ञान, उच्चतम प्रयोग, है ना, इसकी क्षमता जो है वो अर्जित होती है। व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि इसको कहा जाएगा। अपने दैनिक जीवन में जो भी बुद्धि है इसकी सहायता से हम चीज़ों को बेहतर बना सकेंगे। इसके बाद सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसके पास होगी, आप कहोगे समाज में बौद्धिक योग्यताओं को देखते हुए व्यक्ति की सामाजिक परिवेश जो है उसके साथ में चीज़ों को स्थापित करना, वो किसके अंतर्गत, आपके सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही बहुबुद्धि का सिद्धांत जब बात करते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि 1983 में किसने, तो आप कहोगे हावर्ड गार्डनर, इनके द्वारा ये बुद्धि दी जाती है, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने भैया कितने, 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई, जिसमें भाषागत बुद्धि हुआ, देशिक बुद्धि हुआ, है ना, संगीतिक बुद्धि हुआ, शारीरिक बुद्धि हुई, अंतरावैयक्तिक बुद्धि हुई, अंतःवैयक्तिक और प्राकृतिक बुद्धि। यानी कि शारीरिक गति के अंतर्गत खिलाड़ी हुआ, आपका शल्य चिकित्सक हुआ, है ना, जो अपने शरीर को अपने अनुसार चीज़ों को लचीलापन बना सके और इनका कौशल का जो उपयोग है वो कर सके, यानी कि शारीरिक गतिविधि जो है उसका योग्य बना सके। ऐसे ही आपका होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो कि आप कह सकते हो कि मानसिक, जो भी आपका मनोवैज्ञानिक हुआ, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, इनके पास में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। ऐसे अंतःवैयक्तिक बुद्धि तो आपको होगी सर दार्शनिक के पास, डिज़ाइनर के पास होगी, है ना। यानी कि प्रत्येक बुद्धि, इन्होंने 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ बताई, चाहे वो भाषागत हो, गणितीय हो, देशिक हो, संगीतात्मक हो, है ना, या प्रकृतिवादी हो, तो जितने प्रकार की इन्होंने 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ बताई हैं वो हर एक बुद्धि एक दूसरे से अलग है। एक दूसरे का जो डाटा है हर एक बुद्धि का अलग है और
जब ये बुद्धियाँ अलग होंगी तो कहा जाएगा कि सभी के पास एक समान बुद्धि नहीं होती है। चाहे थॉर्नडाइक ने जो 3 बुद्धियाँ बताई वो हों और चाहे बहुबुद्धि हो, लेकिन हर एक बुद्धि अलग अलग अपना कार्य कर रही है, चाहे वो प्रकृतिवादी हो, संगीतात्मक हो, देशिक हो, है ना, गतिज हो, है ना, गणितीय हो, भाषागत हो, ये जितनी भी आपकी बुद्धियाँ हैं। इसके बाद में आपका मोटिवेशन 4.5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। कहते सर हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हमें अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि आंतरिक रूप से क्या बच्चा या व्यक्ति आंतरिक रूप से बच्चा या व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित अगर हो रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, अभिप्रेरणा मिल रही है। आंतरिक रूप से प्रेरित होना आपका क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है या अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा जो मनुष्य के व्यवहार का निर्माण और उसको स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने को पसंद करना, रुचि, ये सारी चीज़ें जो है आपके मोटिवेशन के अंतर्गत शामिल होती हैं। कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी बच्चे को जब तक मोटिवेशन नहीं मिलती, जब तक अभिप्रेरणा नहीं मिलती, तब तक उसको किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं उत्पन्न होती और वो किसी भी कार्य को करने में अक्षमता भी दिखाता है, कार्य को नहीं भी करता है। तो इसके लिए भैया क्या है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। इसमें वुडवर्थ जी ने क्या कहा, वुडवर्थ जी ने क्या कहा कि एक व्यक्ति की एक अवस्था है, यह एक व्यक्ति की एक अवस्था है जो उसे किसी निश्चित व्यवहार या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। यह व्यक्ति की एक अवस्था है जो किसी निश्चित व्यवहार या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, आपका मोटिवेशन कहलाता है, या हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी भी चीज़ का उद्देश्य है, जो भी उसका व्यवहार है, इसको प्राप्त करने में बाधा बनती है, बाध्य करती है बच्चे को। बाधा नहीं बनती दोस्तों, आगे बढ़ाने के लिए होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी वुडवर्थ के अनुसार कही गई। ऐसे ही अभिप्रेरणा को कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति जो भी आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से प्रेरित हो सकता है, किसी भी उद्दीपक को देख करके प्रेरित हो सकता है, उसकी जो ज़रूरतें होंगी उनकी आवश्यकता के अनुसार वो प्रेरित हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के अंतर्गत आएगी। अगर हम स्रोत की बात करते हैं, प्रेरणा के स्रोत की बात करते हैं, तो कहते हैं व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति जिन जिन वस्तुओं से होती है। व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो जिन जिन वस्तुओं से होती है वो आपका उद्दीपन के अंतर्गत आता है, SR के अंतर्गत आता है। ऐसे ही आपका आवश्यकता क्या है ना, आवश्यकता क्या है, यानी कि व्यक्ति के जीवन यापन करने की आवश्यकता क्या है, साधनों और वस्तुओं को समझने की आवश्यकता क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आवश्यकता या नीड के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही चालक, हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति को प्राप्त करने के लिए भूख हुआ, भूख को शांत करना, प्यास हुआ, पानी पिलाना, तो ये सारी चीज़ें ड्राइवर या चालक के अंतर्गत आती। प्रेरक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी तत्व को शामिल करके जिनको हम प्रेरित कर सकते हैं, किसी कार्य को करने एवं उस कार्य को लगातार करते रहने की जो सहायता होती है आपके मोटिवेशन के अंतर्गत आती है। हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो है एक ऊर्जा का कार्य करता है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए बेहतर होता है, जहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों जो है वस्तुएं या चीज़ें पाई जाती हैं, जिनका एक निश्चित उद्देश्य होगा, इन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके और विभिन्न चरणों से गुजरकर जो भी कार्य है उसको सुचारू रूप से किया जा सके, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी मोटिवेशन के अंतर्गत आती हैं, अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। अभिप्रेरणा कहेंगे कभी कभी बच्चे खुद से प्रेरित होते हैं, कभी कभी बच्चे को हमें प्रेरित करना होता है। तो जब हमें गतिविधि कराने के लिए, प्रदर्शन कराने के लिए बच्चे को प्रेरित करना होगा तो वो होगी हमारी बाह्य प्रेरणा।
लेकिन बच्चा अगर स्वयं से चीज़ों को कर रहा है, आपके निरीक्षण में विश्लेषणों को कर रहा है, नई चुनौतियों को स्पष्ट करके कर रहा है, तो बच्चे की क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। बच्चा स्वयं से चीज़ों को बच्चा स्वयं से प्रेरित हो रहा है। हम कहेंगे बच्चे को प्रोत्साहन दे करके, बच्चे को जागरूकता प्रदान करके, बच्चे को कह सकते हैं कि जो भी शिक्षार्थी हैं, है ना, इनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करके, है ना, ये इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग कह सकते हैं बच्चे को मोटिवेशन दे सकते हैं। बच्चे को प्रतियोगिता करा करके भी मोटिवेशन दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के लिए बेहतर होंगी और आपका यहाँ पर दोस्तों मोटिवेशन जो था वो आपका समाप्त हो। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ भैया पढ़ लिख लो, अच्छे नंबर ले आओ, तो ये आपके लिए क्या है, एक आपके लिए मोटिवेशन है ना। तो मैं भी कहता हूँ कि भैया वीडियो को लाइक कर दो। तो ये लाइक क्या है, हमारे लिए एक मोटिवेशन है। जब ज़्यादा लाइक आती है, जब ज़्यादा वीडियो चलती है ना, जब ज़्यादा वीडियो चलती है तो लगता है कि आप लोग तत्पर हो पढ़ने के लिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी वीडियो को और अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को अपने पास 50,000 का जो परिवार है एग्जाम ट्रिकी परिवार, वो हो जाएगा। आप, मुझे ये पता है क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि आप लोग 2 अक्टूबर तक 50K का परिवार कर दोगे और 45,000 का परिवार अपने पास हो भी चुका है। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।